25 जून 43 प्रस्ताव पास, 26 जून 9 बड़े डिसीजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी कैबिनेट की बैठक कर रही हैं, उसमें दनादन फैसले ले रही हैं, पब्लिक और विकास से जुड़े प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे रही हैं। पेपर लीक पर अध्यादेश को मंजूरी देना हो या ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगाना, गंगा एक्सप्रेसवे को दिसंबर तक पूरा करने का टारगेट हो या अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाना हो, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर का विस्तारीकरण हो या गुंडा एक्ट अधिनियम में बदलाव, उत्तर प्रदेश के हित में जो भी डिसीजन लिए जाने हैं वो योगी बिल्कुल भी सोच विचार नहीं कर रहे। उनका विजन एकदम क्लियर है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के बाद अति उत्तम प्रदेश की तरफ ले जाना है। सफलताएं बताती है कि हमारी दिशा सही है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हमें भ्रम में नहीं पड़ना है, दिशा भ्रम नहीं होना है। हमें तो ये मान के चलना है कि हम जिस मार्ग का अनुसरण किया है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और ये सफलता इस बात को हमें प्रमाणित करने के लिए रेखांकित करती है। 3 बैठकों में करीब 100 प्रस्तावों पर मुहर। सीएम योगी के इस फैसले के 2 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला है यूपी का विकास और दूसरा है बीजेपी का उत्थान। 24 के चुनावी नतीजों के बाद योगी जिस तरह धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग्स कर रहे हैं, उससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या इनका कोई चुनावी कनेक्शन है, क्योंकि 2019 के इलेक्शन के बाद भी योगी एक्टिव थे, मगर तब इतनी बड़ी संख्या में एक दिन में इतने प्रस्ताव पास नहीं हुए थे। इस बार योगी की सक्रियता इशारा कर रही है कि जो भी चूक हुई, जो भी कमियां रह गईं, उन्हें वक्त रहते पूरा कर लेना है, ताकि फिर कभी सवालों की इतनी बौछार ना हो जितना 4 जून के बाद से हुई। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से प्रदेश में सत्ता संभाली तब से वो लगातार बड़े असरकारक और जनता के हित के फैसले ले रहे हैं और उनका असर भी। आपको ध्यान होगा कि 2022 जिस तरह से पूर्ण बहुमत में भारी समर्थन के साथ सत्ता में वापस लौटे हैं, ऐसा 33 साल बाद हुआ कोई सरकार दोबारा लेती। 7 सालों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किए जो जनता से जुड़े हों, जनहित के कोई काम नहीं हुए। 7 सालों की भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश की और 10 साल की केंद्र की सरकार हर मोर्चे पे फेल नजर आई। नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए, आरक्षण का लाभ पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, बेरोजगारी पे काम नहीं हुआ, महंगाई पे काम नहीं हुआ, किसानों के मुद्दे पे कोई काम नहीं हुआ। और अब इन फैसलों से कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला नहीं है, क्योंकि आज तो उनके दल में शामिल जो दल हैं वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। योगी का पहला टारगेट है 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव और फिर फोकस है 2027 का यूपी इलेक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उन्हें चुनावी इम्तिहान में पास होना है तो इसके लिए पहले से कहीं ज्यादा बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे। यूपी में विकास के प्रोजेक्ट बढ़ाने होंगे तो बेरोजगारी और महंगाई पर काम करना होगा, माफिया अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज करना होगा, तो युवा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ रोकने पर मेहनत करनी पड़ेगी। इसी रणनीति के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पेपर लीक को लेकर नई पॉलिसी इसी का एग्जाम्पल है। अगर कोई शख्स पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाता है तो अब उससे 1 करोड़ रुपया जुर्माना वसूला जाएगा और इसके साथ ही 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के सजा का भी प्रावधान है। सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि साल 2024 में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मुद्दा उछालकर युवाओं में पैठ बनाई, वो भविष्य में आगे कभी हो पाए। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने चुनावी नतीजों के बाद जून महीने में 5 पब्लिक प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसमें एक पर्यटन, एक पुलिस, एक एमएसएमई तो 2 शिक्षा से जुड़े प्रोग्राम थे। योगी को लगता है कि पब्लिक सेंटिमेंट में जितनी एंगेजमेंट होगी वो उतना फेवर कर सकती है, इसीलिए युवाओं के सामने यूपी के ग्रोथ की बदलती हुई तस्वीर पेश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोगों ने कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और तेजी के साथ
देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। चुनावी नतीजों के बाद योगी ने कई तरह के फीडबैक लिए, जिसमें पब्लिक की तरफ से दिए गए सुझाव भी शामिल है और इसी का असर है कि योगी नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए पुलिस अधिकारियों से मीटिंग्स हुई। कमियों को दुरुस्त करने के लिए निगम और दूसरे विभागों के जिम्मेदार लोगों को निर्देश दिए गए। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच तालमेल बेहतर हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए योगी लोकल लीडर से मिल रहे हैं और चुनावी मैनेजमेंट में सुधार की गुंजाइश के लिए संगठन और सरकार से जुड़े लोगों से मिले। उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं कि योगी 24/7 एक्टिव रहते हैं, मगर जमीन पर रियलिटी भी उतनी ही असरदार हो, इस पर उनका सारा जोर है। और वैसे भी 7 सालों से योगी की यही यूएसपी रही है, इसीलिए वो बेहद सधे हुए तरीके से मिशन और विजन का बैलेंस बना रहे हैं। ऐसा करना योगी के लिए बहुत जरूरी भी है, या यूं कहें तीसरी बार यूपी की सत्ता में आने के लिए ये अनिवार्य भी है, क्योंकि 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 39.67% वोट के साथ 312 सीटें मिली थीं। 2022 में ये वोट बढ़कर 41.29% हो गया, मगर सीटें घटकर 255 रह गईं। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी 50% वोट के साथ 62 सीटें जीत गई थीं, लेकिन 2024 में वोट घटकर 41.37% रह गया और सीटें आधी यानी 33 पहुंच गईं। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं और जो अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उनके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। बीजेपी ने अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा खिलवाड़ किए उनके अधिकारों के साथ। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी का जो रास्ता है उसी पे चल करके हम लोगों को ये जीत मिली है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होगा, इसके लिए प्रदेश स्तर पर कोर कमेटी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि 10 नामों का पैनल दिल्ली भेजा जाएगा। इस बार अखिलेश के पीडीए की काट होगी, उनके बनाए गए नैरेटिव को तोड़ने का चैलेंज होगा, राहुल गांधी के जोश को भी कमजोर करना होगा। खुद योगी इस लिस्ट पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत योगी यूपी की कानून व्यवस्था को पब्लिक फोरम में रखकर बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज, और कानून की राज की सबसे पहली शर्त है सुरक्षा और संरक्षा का एक बेहतर वातावरण। और यह सुरक्षा का वह वातावरण राज्य का दायित्व है और राज्य के इस दायित्व को बखूबी निर्वहन करती है हमारी पुलिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान क्लियर कट मैसेज दिया, लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। फरियादियों की समस्याएं दूर करने से लेकर कानून से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटने की बात कही। योगी विश्वास दिलाते रहे और उन चैलेंज से निपटने पर अग्रसर हो गए जो उनके सियासी सफर में भंवर की तरह काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने लापरवाह मंडलायुक्तों की रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट में अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती के मंडल को लेकर चिंता जताई गई है। माना जा रहा है कि पेंडिंग मामलों की वजह से यहां के मंडलायुक्तों पर एक्शन हो सकता है। इससे पहले योगी ने आईपीएस अफसरों के तबादले कर संकेत दिए थे कि यूपी में कानून चलेगा तो काम भी करना पड़ेगा। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। बहुत संभव है योगी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई और रिफॉर्म करे और कोर्स करेक्शन के जरिए नए तेवर और अंदाज में नजर आए। इसी कड़ी में गोरखपुर में योगी ने भाजपाइयों में जोश भरने का काम किया और निर्देश दिया।
रूठे लोगों को मनाएं और उन्हें दोबारा भाजपा के साथ मजबूती से जोड़ें। जो पुराने सहयोगी कटे हैं उनसे संपर्क करें और नए लोगों को भी जोड़ें। नए और पुराने के बीच ऐसा समन्वय स्थापित किया जाए ताकि फ्यूचर प्लानिंग आसान रहे। विपक्ष ने लोगों में भ्रम और प्रलोभन का नैरेटिव फैलाया, उसे एक्सपोज किया जाए। हालांकि लोकसभा की जीत से उत्साहित अखिलेश यादव योगी सरकार के उठाए गए किसी भी फॉर्मूले से इत्तेफाक नहीं रखते। वो पेपर लीक और नीट का मुद्दा बनाते हुए पीडीए फॉर्मूले को धार दे रही हैं। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम याद दिलाते थे कि 60 लाख बच्चों के परिवारों के साथ खिलवाड़ हुई थी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई, और उसका गणित भी बताते थे कि अगर उस परिवार के सदस्यों को केवल हम माँ बाप को जोड़ दें तो 3 गुना 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख परिवार या लोग ऐसे थे या वोट जो प्रभावित थे सीधे सीधे। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। 24 के नतीजों से एक बात साफ है, योगी की यूपी को लेकर प्रतिबद्धता कमजोर नहीं पड़ी है। जिस मजबूती के साथ वो फैसले ले रही हैं, वो उनके कुशल कार्यशैली का उदाहरण है। तभी तो विपक्ष का ये नैरेटिव फेल हो गया कि योगी चुनावी नतीजों के बाद हटा दिए जाएंगे। मोदी और योगी के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। ये एजेंडा भी विरोधियों का ध्वस्त हो चुका है। राम मंदिर के प्रति बीजेपी की आस्था कम हो गई है। ये दावा भी योगी ने हवा में उड़ा दिया। योगी के बुलडोजर का साउंड लाउड नहीं रहेगा, ये भी अब हवाई हो गया है। और शायद यही वजह है कि विपक्षी पार्टी के मुस्लिम सांसद भी योगी की बेहिचक तारीफ करते हैं, उनकी नीतियों का कैमरे पर समर्थन करते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर किसी ने कोई काम किया है तो उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। बिजली के सेक्टर में हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा मैं नहीं कहता कि वो है, लेकिन मेरे यहाँ काम हुआ है। अब जब काम हुआ है तो मैं कैसे इनकार कर दूं कि नहीं हुआ। हर चीज की बुराई करना या हर चीज के ऊपर विपक्ष होने के नाते हमें सवाल खड़ा करना ये मुनासिब मुझे लगता नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया। संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लग रहे। तो सवाल यह है कि योगी बैक टू बैक डिसीजन लेकर क्या मोमेंटम बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हारी हुई बाजी के बाद क्या टीम इंडिया की तरह 2027 में फाइट बैक कर लेंगे? क्योंकि योगी का फोकस उन विधानसभा सीटों पर बहुत ज्यादा है जहां 2022 में बीजेपी जीती मगर 2024 के लोकसभा में पिछड़ गई। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऐसे इलाके हैं जहां क्लोज फाइट रही और फिर जीती हुई सीटों को रिटेन करने का भी प्लान है। सारा कैलकुलेशन और समीकरण योगी के पास है, उसे किस तरह एग्जीक्यूट करना है उसका फर्स्ट लेवल प्रस्तावों की टेबल पर पास करना शुरू कर दिया है। पोखरेल नदी को लोगों ने नाला बना दिया, नाला बना करके उसमें अवैध निर्माण कर दिए, कब्जे हो गए और कब्जा इतना बढ़ा पिछले 4 दशक में इतना बढ़ गया कि अब वह स्वयं ही न केवल नदी के लिए बल्कि यहां के पर्यावरण के लिए एक चुनौती बन गई थी। यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है। हमने कभी भी इस दिशा में प्रयास नहीं किया है और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है। योगी अपने फैसलों से चौंकाने में माहिर रहे हैं। बहुत मुमकिन है आगे भी इसी तरह उनके फैसलों में ऐसी छाप दिख सकती है। हालांकि सवाल यह है कि क्या योगी अपने ऊपर उठाए जा रहे तमाम सवालों का आसानी से काउंटर अटैक कर पाएंगे?
और जो चैलेंज 24 के नतीजों के बाद उठ खड़े हुए हैं, उन्हें पार करना क्या इतना सिंपल रहने वाला है जितना अब तक मुमकिन होता रहा था। फिलहाल एक बात दिख रही है और वो है योगी बेहद संतुलित तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने में जुटे हैं। मंत्रियों विधायकों से चुनावी होमवर्क पूरा नहीं करने के सवाल हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों से समस्या का निदान न होने पर नाराजगी है। योगी इसीलिए फेरबदल कर रहे हैं, बड़े बड़े फैसले बेधड़क और एक साथ ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।